फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज के हमारे वीडियो में हम यूपी जीके स्पेशल का लेके चलेंगे, क्योंकि आपका जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म आएगा, एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए उसकी प्रिपरेशन भी साथ साथ कराते हुए चलते हैं। तो आज जो हमने इस वीडियो में लिया है वो उत्तर प्रदेश के जनजातियों का वीडियो है, लेक्चर है, इसको आज कवर करेंगे। उसके पहले अगर आपने अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करिए, उसमें देखिए आपके लिए कितने अच्छे कंटेंट्स हैं, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सिलेबस क्या होता है, उसके अंदर कंटेंट क्या है, क्या क्या प्रिपेयर करना है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। एजुकेटर्स हैं काफ़ी सारे जो अलग अलग सब्जेक्ट हर अलग अलग पर्टिकुलर टाइम में करवाते हैं, उसको आप देखिएगा थोरो जो भी चीज़ें हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए जब आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो हमारा एक रेफरल कोड है शिक्षा 10, उसको अप्लाई करने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूपी जीके स्पेशल उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। जनजातियाँ क्या होती हैं? जनजातियाँ जो हमारे पूर्व राज्य में अहम अस्तित्व प्ले करती थी, अब आज के समय तो वो राज्य के बाहर हो चुकी हैं। जनजातियों के लिए जो एक वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वो है आदिवासी। जनरली अगर किसी से भी पूछो कि जनजातियाँ, तो उनके ध्यान में पहले यही शब्द आता है कि आदिवासी। तो आज जो ये वीडियो है उसी से रिलेटेड है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में को कवर करेगा। काफ़ी चीज़ें आज हो जाएंगी। शुरू करते हैं, पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूपी और जनजाति से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद। जो जनजातियों से हमारा अनुच्छेद है संबंधित, वो कौन सा है? अनुच्छेद 342। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सा अनुच्छेद जनजातियों से संबंधित है, तो वह है 342। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, एक चीज़ याद रखिएगा कि 2003 के पहले 2003 के पूर्व जो हमारे राज्य में सिर्फ 2 जनजातियाँ थी, वो थी थारू और बुक्सा। पर 2003 के बाद और सरकार ने और राज्य में 10 और जनजातियों को ऐड किया, तो उससे से रिलेटेड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? 2003 से पूर्व उत्तर प्रदेश की केवल 2 जनजातियों थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। अभी जो मैंने पॉइंट बताया वही है। 2003 से पहले कौन कौन सी? थारू और बुक्सा को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। जो बुक्सा है उसको एक और नाम, दूसरे नाम से भी बोलते हैं, जो है भोक्सा। ये उत्तराखंड में इसको भोक्सा के नाम से बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 2003 में केंद्र सरकार द्वारा जो और बाद में 10 जनजातियां जुड़ी हैं उसके बारे में है। 2003 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य की 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। ठीक, तो कब? 2003 में कितनी? 10 और जनजातियों को ऐड किया गया। नेक्स्ट है, तो जब पहले 2 थी हमारे 2003 से पहले, और जब 2003 में 10 को और जोड़ा गया, तो अब हमारे वर्तमान में टोटल कितनी जनजातियां हो गई? तो वर्तमान में राज्य में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी हो गई? 12। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं, बहुत ही नहीं, क्योंकि बुक्स वगैरह में बहुत ही डिटेल में दिया गया है, जो आप एग्जाम में नहीं कवर करेगा। तो जितनी चीज़ें कवर हो सकती हैं, आ सकती हैं या पहले आई हुई हैं, वो सारी इस वीडियो में हमने ली हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की सर्व प्रमुख जनजातियाँ। थारू, बुक्सा, माहीगीर, खरवार और भी अन्य हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में जो हम समझेंगे वो कुछ हैं जो मेन बार बार पूछी जाती हैं या पहले पूछी जा चुकी हैं, और चांसेस है कि आगे भी आएंगी, तो वो कवर करेंगे। और जो भी अन्य जनजातियाँ बचेंगी उसका जो क्षेत्र है वो भी डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 0.6%। आगे बढ़ते हैं, अब जनजातियाँ लेके चलेंगे। जो हमने बताया कि जो मुख्यतः जो भी जनजाति हैं, थारू, माहीगीर, खरवार, इन सबको डिटेल में लेके चलते हैं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमारे कवर हो जाएं। पहली जनजाति है थारू जनजाति। यह जनजाति मुख्यतः राज्य के सबसे जो मेन पॉइंट है, जितनी भी जनजाति का, उसमें ये ध्यान रखिएगा कि कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, तो जो हमारी थारू है वो मुख्यतः राज्य के गोरखपुर में और जो भी अन्य तराई क्षेत्र हैं जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी में निवास करती है। कौन सी?
कहाँ पे, गोरखपुर और जितने भी तराई क्षेत्र हैं, मेनली तराई क्षेत्र जो भी उनसे रिलेटेड, या सिर्फ अगर हो सकता है ये ना पूछे जो जितने भी अंदर क्षेत्र दिए गए, सिर्फ यही पूछते कि कहाँ हो सकता है ऑप्शन में यही हो कि सिर्फ कहाँ पे, तराई क्षेत्र में। बट फिर भी हम थोड़ा सा लेके चलते हैं कि इफ़ इन केस कोई दे दिया गया नगर तो वो हमें पता होना चाहिए। तो कौन सा, गोरखपुर और तराई क्षेत्र कौन से, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट पॉइंट है थारू जनजाति की भाषा। तो इनकी भाषा हिंदी व नेपाली से प्रभावित है। ये याद रखिएगा, भाषा क्या है, हिंदी और नेपाली से प्रभावित है। नेक्स्ट, संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन। ये जो भी हम पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, जो भी तो थारू में जितने भी चीज़ें हैं परिवार से लेकर गया, उनका भोज है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, संयुक्त परिवार की प्रथा थी किसमें, थारू जनजाति में। नेक्स्ट, थारू जनजाति में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बदला विवाह की प्रथा थी जो वर्तमान में काफ़ी कम हो चुकी है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि बदला विवाह की प्रथा किसमें थी, थारू जनजाति में। बदला विवाह मतलब बहनों के आदान प्रदान की प्रक्रिया। जो बदला विवाह की बात करें, क्या मतलब इससे, बहनों के आदान प्रदान की प्रक्रिया से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थारू में विधवा विवाह की भी प्रथा थी। 2 पॉइंट यहाँ से बने विवाह को लेके। पहला क्या, बदला विवाह जिसमें बहनों के आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, और दूसरा पॉइंट थारू में विधवा विवाह की प्रथा थी। उसका क्या मतलब, विधवा विवाह में क्या, एक चीज याद रखिएगा, विधवा विवाह में क्या होता है, इस विवाह में जो भोज बनता था उसको क्या बोलते थे, लठभरवा भोज। यहाँ लिख देते हैं, लठभरवा भोज। ठीक है, तो जो थारू में विधवा विवाह की प्रथा थी, उसमें जो भोज बनता था उसको क्या कहते थे, उसमें जो भोज बनता था उसको कहते थे लठभरवा भोज। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका मुख्य रोजगार क्या था, कृषि, इम्पॉर्टेंट है, तथा ये धान की खेती करते थे। तो थारू का जो मुख्य रोजगार था वो क्या था, कृषि। नेक्स्ट, इनका भोजन मुख्य रूप से चावल होता है। अगर रोजगार की बात करें तो वो कृषि और भोजन चावल। एक चीज इसमें पॉइंट याद है, ये चावल से एक मदरा बनाते थे जिसका नाम होता था जाड़। चावल के प्रयोग से एक मदरा बनाते थे जिसका नाम था जाड़। मदरा इनका मुख्य पेयजल हुआ करता था, ये याद रखिएगा। पहला भोज वाला कि कौन भोज का नाम क्या था, तो वो था लठभरवा भोज, और जो चावल से मदरा बनाते थे उसका नाम था जाड़। इनका जो मदरा होती थी वो मुख्य पेयजल होता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। कौन सा, जो थारू जनजाति के लोग थे वो दीपावली के पर्व को शोक के रूप में मनाते थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, ये दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाते थे। हैं नेक्स्ट, ये भूत प्रेत, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जनजाति के लोग भूत प्रेत इत्यादि में विश्वास रखते थे, तो वो थे थारू जनजाति के लोग। क्या, ये भूत प्रेत, जादू टोना इत्यादि में विश्वास रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो भी पॉइंट है, भोज में लठभरवा, चावल से जो मदरा बनानी थी उसका नाम जाड़, दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाते हैं, और भूत प्रेत, जादू टोना आदि में भी विश्वास रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, थारू जनजाति में लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए लखीमपुर जिले में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। इस जनजाति में जो भी शिक्षित लोग थे या जो आगे पढ़ना चाहते थे या उससे रिलेटेड जो भी है, तो उनके लिए लखीमपुर जिले में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया था कि ताकि वो आगे और अपना पढ़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट, इनके भोजन का समय निर्धारित होता है, समयानुसार उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं सुबह दोपहर शाम, तो उनका भी ऐसा था, पर उसके लिए उन्होंने नाम उसके लिए थे, क्या था, कलेवा। जो ये भोजन होता था वो उसका समय सुबह, मतलब सुबह के समय होता था। मिजनी,
दोपहर का समय, और जो बेरी होता था शाम का या रात का। ठीक है, डिनर। ओके, क्या इनके भोजन का समय निर्धारित होता था? कौन कौन से? जो सुबह का था उसको कलेवा, दोपहर का मिजनी, और जो शाम या रात का डिनर जो रहता है उसको बेरी। नेक्स्ट पॉइंट है इनका लिंगानुपात। जो जनजाति थारू जनजातियों में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 952, मतलब 1000 पुरुषों में कितनी महिलाओं की संख्या? 952। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट वंश से रिलेटेड है, में भी पूछा जा सकता है, कवर कर दिया है, ध्यान रखिएगा। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? किरात वंश से। ओके, आगे चलते हैं। अब हमने थारू जनजाति कवर कर ली। जो हमारी दूसरी मुख्य प्रमुख जनजाति है वो है बुक्सा जनजाति। ओके, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जब मेन तथ्य ले रहे थे कि बुक्सा को भोक्सा भी कहते हैं, तो बुक्सा जनजाति को इन्हें भोक्सा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये राज्य के बिजनौर जिले में, ये याद रखिएगा। जैसे हमने थारू में पढ़ा था तराई क्षेत्र, जिसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती वगैरह इंक्लूडेड थे, वैसे ही बुक्सा में फिर आज के बिजनौर जिले में छोटे ग्रामीण बस्तियों में निवास करती थी। तो कौन से? बिजनौर जिले में। थर्ड पॉइंट है धर्म का पारंपरिक रूप हिंदू धर्म का ही प्रतिरूप था। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जनजाति है जो हिंदू धर्म का अनुसरण करती थी? तो कौन सी जनजाति है? बुक्सा जनजाति। ठीक, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इनकी भाषा हिंदी एवं कुमाऊनी का सम्मिश्रण है। धर्म हिंदू धर्म को अपनाते थे, और भाषा की बात करें तो किसका मिश्रण था? हिंदी और कुमाऊनी। नेक्स्ट पॉइंट, इनका परिवार पितृसत्तात्मक होता है, ये याद रखिएगा। अभी मैं आगे बताऊंगी कि एक जनजाति में मातृ सत्तात्मक है और इसमें एक में पितृसत्तात्मक। तो बुक्सा जनजाति में पितृसत्तात्मक से क्या मतलब है? इसमें मेन मतलब पिता का अधिकार, उनका कहना सारा चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य भोजन चावल एवं मछली। थारू का क्या था? चावल, और इनका चावल एवं मछली। नेक्स्ट 7th पॉइंट, बुक्सा जनजाति में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है तथा पति एवं पत्नी में से कोई भी किसी भी समय इस बंधन से मुक्त हो सकता है। इसमें एक चीज थी कि जब भी इनका भी विवाह हुआ है, वो ये नहीं कि आप एक बंधन में बन गए, वो कोई भी उनमें से कोई भी एक भी पर्सन चाहे तो वो फ्री हो सकता है। इस पर एक चीज और है, अंतर जातीय विवाह का भी प्रचलन था। बुक्सा जनजाति में अंतर जातीय विवाह का भी प्रचलन था। लास्ट पॉइंट ये है पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जनजाति है हमारी खरवार जनजाति। पहली हमने कवर करी है थारू जनजाति, दूसरी बुक्सा, तीसरी है हमारी खरवार। जितनी भी इम्पोर्टेंट है जिनसे इन जनजातियों से पहले पूछे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, चांसेस है कि हो सकता है आगे भी हो जाए, इसलिए हमने इसको लेके चला है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, खरवार को खैरवार भी बोला जाता है। जैसे बुक्सा को बुक्सा भी कहा जाता है, तो वैसे खरवार में है उसको खैरवार भी बोला जाता है। नेक्स्ट, ये राज्य में मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। स्टार्टिंग के साथ देख लेते हैं थारू का तराई क्षेत्र में, जो मेन अगर क्वेश्चन आ रहा है तराई क्षेत्र, उसके अंदर जो भी क्षेत्र है। बुक्सा का बिजनौर जिले में, और खरवार का मिर्जापुर तथा सोनभद्र। नेक्स्ट, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है। ठीक, नेक्स्ट, भोजन के रूप में गेहूं एवं चावल। थारू का चावल, बुक्सा का चावल एवं मछली, और खरवार का मुख्यतः गेहूं एवं चावल का प्रयोग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इनका लोक नृत्य कर्मा। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो खरवार जनजाति के लोग हैं उनका लोक नृत्य है उसको क्या कहते हैं या क्या नाम है? तो उसका नाम है कर्मा। जो भी त्योहार होता है, कोई भी त्योहार पड़ा तो उसके उसमें ये इस चीज़ को करते हैं, कर्मा को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारी जनजाति वो है माहीगीर जनजाति, जो चौथी जनजाति है हमारी। इसको देख लेते हैं। ये जनजाति मुख्यतः बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। जरूरी है कि
अंदर उसका क्षेत्र पूछा जाए सिर्फ बिजनौर ही आ सकता है। मोस्ट चांसेस ये है कि बिजनौर से ही आ सकता है, बट इफ इन केस आता है तो इसके लिए यह जनजाति मुख्यतः बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया। जो माही के जनजाति के लोग हैं, इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? इस्लाम धर्म। थर्ड पॉइंट है, इनके समाज में पंचायतों का प्रचलन है। फोर्थ, ये मछुआरे हैं तथा उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। जो माही की जनजाति के लोग हैं ये मछुआरे होते हैं और जो भी वो संबंध बताते हैं ये उससे रिलेटेड ही बताते हैं। नेक्स्ट, इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है, क्योंकि पहले ही हमने एक कवर कर लिया कि मछुआरे हैं, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो मछली पकड़ना है। सिक्स पॉइंट है, माही की जनजाति अपने ही समुदाय में विवाह करती है। अभी हमने पहले जनजाति में पढ़ा था कि अंतरजातीय विवाह भी होता है, पर माही की जनजाति में यह जनजाति अपने ही समुदाय में विवाह करती है। आगे चलते हैं। ये जो हमारी मुख्यतः चार थी, थारू, बुक्सा, खरवार और माही की, ये हमने डिटेल में कवर कर ली हैं। जो स्टार्टिंग में हमने तथ्य पढ़े थे, मेन पॉइंट्स, कि 2003 के पहले से 2 जनजातियाँ थी हमारी, थारू और बुक्सा। 2003 में और 10 जनजातियों को जोड़ा गया, तो जो 10 और जनजातियाँ जुड़ी हैं ये वो सारी जनजातियाँ हैं और उनसे रिलेटेड उनके जिले जहाँ पे भी उनका क्षेत्र है। तो ये देख लेते हैं एक बार। 2003 में घोषित की गई जनजातियाँ। पहली जनजाति है गोंड। इसका जनपद महाराजनगर, सिद्धार्थनगर आदि और काफ़ी सारे भी हैं, बहराइच वगैरह भी आते हैं, बट मेन अगर देखें तो महाराजनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट है सहरिया और पहरिया, रिलेटेड है। सहरिया देवरिया, बलिया, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। इम्पोर्टेंट चांसेस ये है कि ऑप्शन में आपका सोनभद्र हो सकता है, या अगर और ज़्यादा दिया तो मिर्ज़ापुर हो सकता है। चांसेस ज़्यादा सोनभद्र के ही हैं, बट आप और सारे भी देख लो। तो क्या है सहरिया का? देवरिया, बलिया, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। पहरिया का सिर्फ ललितपुर, दोनों को याद रखिएगा, सहरिया और पहरिया का अलग अलग। चौथा है खरवार या खैरवार, उसका है सोनभद्र, बैगा, सोनभद्र, पांका या पानिका, सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर। अगरिया, सोनभद्र, पटारी, उसका जिला क्षेत्र सोनभद्र, सेरो, सोनभद्र एवं वाराणसी, हुइया, सोनभद्र। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी जो भी जनजातियाँ हैं, सबसे जो मैक्सिमम जिनका स्थान है वो क्या है? सोनभद्र। तो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जनजाति है जो सबसे ज़्यादा स्थानों में है? सोनभद्र। अभी हम आगे क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो ये होगी हमारी जो 10 जनजातियाँ हैं जो बाद में जोड़ी गई। इसको बहुत डिटेल में नहीं क्वेश्चन आते हैं, अगर आया भी तो जिले से ही आ सकता है कि कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो वो हमने कवर किया है इसमें। आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट्स अभी हमने जितना भी कवर किया है उससे रिलेटेड मेन पॉइंट। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू। ये जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है या तो पहले पूछे जा चुके हैं, मोस्टली यही है कि पूछे जा ही चुके हैं। नेक्स्ट है प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या, ये याद रखिएगा, ये वाले और ये दोनों। प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वनरावत, ठीक है, और हाँ, प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति वनरावत। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, एक मिनट, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला सोनभद्र। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत वाला जिला, अगर जनसंख्या पूछे, संख्या में पूछे सर्वाधिक में तो भी सोनभद्र, और अगर प्रतिशत पूछे तो भी क्या? सोनभद्र, सेम नाम। नेक्स्ट है, अब न्यूनतम की बात करें, अगर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला भी बागपत। तो ये दोनों क्वेश्चन न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम में है। अगर सर्वाधिक संख्या के तौर पर पूछे तो सोनभद्र, और सर्वाधिक प्रतिशतता में भी पूछे तो भी सोनभद्र। न्यूनतम जनसंख्या में बागपत और न्यूनतम जनसंख्या के प्रतिशत में बागपत। ओके, याद रखिएगा। अब जो भी हमने इस जनजातियों में कवर किया है, जितना भी, कोशिश यही है कि जितनी भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकें वो हमने करी है। अब जितना भी हमने पढ़ा है उसको क्वेश्चन के तौर पे देख लेते हैं, ताकि रिवीजन हो जाए, या और एक्स्ट्रा चीज़ें अगर मिल सकती हैं हम लोग को तो वो भी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है?
अभी हमने जो लास्ट में ये तथ्य पढ़े उसी में हमने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? मिर्जापुर, सोनभद्र, खीरी या गोरखपुर? कौन सा है? सोनभद्र। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत, मऊ, बरेली, आजमगढ़। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सर्वाधिक में दोनों में था संख्या और प्रतिशतता में सोनभद्र, और न्यूनतम संख्या और प्रतिशतता में कौन सा था? बागपत। तो वही क्वेश्चन है, कम अनुसूचित जनजाति संख्या में बागपत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और सबसे फर्स्ट पॉइंट का अभी जब हमने लास्ट में पॉइंट्स कवर करे हैं, तो कौन सी है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है? वो है थारू। कौन से क्षेत्र में ये रहती हैं, पाई जाती हैं? तो वो है तराई क्षेत्र में, जिसके अंदर इंक्लूडेड है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? अभी हमने स्टार्टिंग में ही समझा जब स्टार्ट किया वीडियो कि 2003 से पहले कितनी? 2 थी, ज्योतिष, थारू और बुक्सा। 2003 में जोड़ी गई हैं 10। तो वही क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में 10 जो नई जनजातियाँ जोड़ी गई वो किस वर्ष जोड़ी गई? तो 1, 2, 3, 4। तो कब जोड़ी गई? 2003 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सेम वही क्वेश्चन, जनसंख्या हो या प्रतिशतता के आधार पर हो, तो कौन सा है? सोनभद्र। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? अब हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, जनजातियां बोली हैं और जिले बताए गए, हमें बताने के कौन सा सही है। तो देखते हैं, बुक्सा, बिजनौर, हमने पढ़ा था बुक्सा या बुक्सा कौन सी? बिजनौर। पहले ही ऑप्शन सही है, जैसे हो गया। और जो ये गलत है इनको भी सही कर लेते हैं। जो खरवार बोला है वो हमें बोला है ललितपुर, पर ललितपुर की में कौन सी होती है? सहरिया होती है। ललितपुर की कौन सी जनजाति होती है? सहरिया में। कौन सी जनजाति है? सहरिया। थारू बोला है बाराबंकी में, बैगा बोला है बहराइच में। थारू जो बोला है, थारू बाराबंकी में नहीं है, जो हमने तराई क्षेत्र बताए थे उसमें, जो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो थारू बाराबंकी में नहीं है, कहाँ है? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती आदि। बैगा जो बोली है, बैगा बहराइच में नहीं है, बैगा कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, सुमेलित हो जाता तो बुक्सा बिजनौर में है, ये सही था आंसर। खरवार ललितपुर गलत, ललितपुर में कौन सी है? सहरिया। थारू बाराबंकी में नहीं है, जो तराई क्षेत्र बताए हैं उनमें पाई जाती है। बैगा बहराइच में नहीं, कहाँ पे? सोनभद्र में। आगे चलते हैं, पहरिया जनजाति निवास करती है। अभी हमने जो 10 जनजाति वाला पढ़ा था चार्ट, जो 10 हैं उनके और क्षेत्र, तो पहरिया कहाँ पे? बहराइच, पीलीभीत, ललितपुर, सोनभद्र। तो पहरिया निवास करती है सोनभद्र में। ठीक है, जो हमने पढ़ा कि सर्वाधिक कहाँ पे, मोस्ट ऑफ द जितनी भी जनजातियाँ थी वो कहाँ पे थी? सोनभद्र में थी। नेक्स्ट है, कर्मा किसका लोक नृत्य है? हमने पढ़ा था कि कर्मा इनका लोक नृत्य किसका है? थारू, खरवार, बैगा या बुक्सा। कर्मा किसका लोक नृत्य है? वो है खरवार का। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है, प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? इसको इम्पोर्टेंट मार्क कराया था कि क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है काफ़ी टाइम। तो दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? खरवार, थारू, सहरिया, पहरिया। कौन सी जनजाति है? थारू। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, थारू जनजाति में निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, मातृ और पितृसत्तात्मक, दूसरा उभय सत्तात्मक। इसमें कौन सा पाया जाता है? मातृसत्तात्मक। अभी पहले हम लोगों ने बुक्सा में पढ़ा था कि पितृसत्तात्मक होता है। तो मैंने कहा था कि आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछा हो कि कौन सी जनजाति है या किसमें, या थारू में जैसे इसमें पूछा कि कौन सा पाया जाता है, तो वो मातृसत्तात्मक है। तो वही मातृसत्तात्मक जिसमें माता का, फीमेल का भाग ज़्यादा हो, अधिकार ज़्यादा चलता हो। ये थी आज की हमारी वीडियो जो हमारी जनजाति से रिलेटेड थी। हमने जितनी भी पॉसिबल चीज़ें थी वो कवर की, मतलब थारू, खरवार, माहीगीर,
बुक्स आई, ये सारी जनजातियों को थोड़ा डिटेल में पढ़ा। बाकी और जो जनजातियाँ थी या उन खरवार वगैरह जो 10 जनजातियों में इंक्लूडेड थी, उनको अलग से देखा। जो 2003 में ऐड की गई थी उनके ज़िले समझे और बाद में क्वेश्चन कवर किया ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए या एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी से मिल जाए। तो आज की हमारी वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितनी हमारी कोशिश यही है कि हम लोग अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। तो रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ते रहिए साथ में। इसी के साथ एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।